Good afternoon, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, and the chapter is chapter number 8, rural livelihood. And today this is our lecture number 3. So let's start. So in this chapter, we have already studied about the Kalpattu village, and then we read about the story of Tulasi and Shekhar. Then we studied about the on being in debt. And then we read the story of Ramalingam and Karuthamma. Okay. Then I think after that we have already discussed about the terrace farming in Nagaland. So today we will discuss agricultural laborers and farmers in India, and then we studied about the Aruna and Parivelan. यानी कि ये जो है कि अरुण एंड परिवेलन जो है इन दोनों की स्टोरी है जो हम स्टडी करेंगे. आफ्टर दैट आवर लास्ट टॉपिक विल बी रूरल लाइवलीहुड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Yes, students. So today our topic is agricultural laborers and farmers in India. ओके, सो अभी तक जो भी हमने स्टडी किया है, जो भी हमने कलपट्टू विलेज के बारे में स्टडी किया, वहां पर हमने जो स्टडी कुछ स्टोरीज रीड की हैं, स्टोरी रीड की तुलसी की एंड देन शेखर की, रामालिंगम की. तो उनसे हमें क्या क्या एक चीजें जो हमें समझ में आई है वो क्या है. एक तो क्या होते हैं जो हमारे पास रूरल लाइवलीहुड. देखो क्या चैप्टर का नाम क्या है, रूरल लाइवलीहुड. कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारे रूरल एरियाज होते हैं, जो विलेजेस हैं, वहां पे लोगों का कैसा जीवन होता है, लोग किस किस तरह की एक्टिविटीज में अंगेज होते हैं. तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है एक तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड सेकंड होती है फार्मर्स. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हमने क्या देखा. सो अब हम क्या स्टडी करेंगे, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड फार्मर्स को. सो इन कलपट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चर लेबरर्स. एग्रीकल्चर लेबरर कौन था, उल्लासी की जो स्टडी की थी, जो जो एक लैंडलेस वर्कर थी. एंड उस लैंडलेस मतलब लेबर थी जो कि कहाँ पे काम करती थी, जो रामालिंगम का लैंड थी उस लैंड के ऊपर वो एज अ लेबरर काम किया करती थी. ओके, सो एग्रीकल्चर लेबरर्स लाइक जैसे तुलसी एंड मैनी स्मॉल फार्मर्स. स्मॉल फार्मर में हमने किसको स्टडी किया था, शेखर को. ठीक है, तो शेखर हमारा कौन था, एक स्मॉल फार्मर था जिसके पास केवल क्या थी, 2 हेक्टेयर लैंड थी, जिसके ऊपर वो खेती करता था. और उसमें हमने देखा कि लेकिन वो अपनी और दूसरी जो जितनी भी दूसरी चीजें थी जिनकी उसको को जरूरत पड़ती थी अपनी फार्मिंग के लिए, उसके लिए उसे क्या लेना पड़ता था, बोरो करनी पड़ती थी मनी. ठीक है, तो हमने देखा कि वो एक स्मॉल फार्मर के रूप में हमने उसको स्टडी किया. एंड अ फ्यू बिग फार्मर्स, और कुछ बिग फार्मर्स को भी हमने देखा, जिसमें कौन थे, रामालिंगम, जिसके पास कितनी एकड़ लैंड थी, 20 एकड़ लैंड थी. साथ ही साथ हमने देखा कि उसके पास एक राइस मिल भी थी, शॉप्स भी थी. ठीक है, तो वो हमने उसके बारे में देखा. तो कुछ बिग फार्म यानी हमारे पास किस तरह के जो रूरल एरिया है उसमें कितने तरह के लोग होते हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर लेबरर्स भी मिलते हैं, स्मॉल फार्मर्स भी होते हैं, बिग फार्मर्स भी होते हैं. सो इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबर फैमिलीज. तो अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम क्या करते हैं, इंडिया में अगर हम देखें तो वहां पर 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज, जितनी भी 5 रूरल फैमिलीज है ना, तो हर 5 रूरल फैमिलीज में आपको 2 फैमिलीज ऐसे मिल जाएंगी जो क्या होती हैं, एग्रीकल्चर लेबरल फैमिलीज होती हैं. एंड ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन द अदर पीपल फील टू अर्न अ लिविंग. क्योंकि और वो जो एग्रीकल्चर लेबरल फैमिलीज होती हैं वो सब किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं जो दूसरे लोगों की फील्ड पर जो वो काम करती हैं, खेत पर काम करके अपनी लिविंग के लिए, अपनी अर्निंग के लिए उनके ऊपर डिपेंड करती है. वो दूसरे लोगों के खेतों में काम करते के अपनी अर्निंग करते हैं और उससे अपना गुजारा चलाते हैं. So many of them are landless and others may own very small plots of land. Okay, उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो landless होते हैं, like Tulasi, and others may own very small plots of land. और दूसरे वो होते हैं जिनके पास बहुत क्या होता है, एक लैंड का छोटा सा टुकड़ा होता है, लाइक शेखर. ओके, तो ये देखिए आपने स्टोरी रीड की. स्टोरी रीड करने से क्या हुआ कि अब हमें ये आपको ये कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो रहा होगा कि लैंडलेस लैंडलेस जो वर्क लेबर होती है वो
कौन होती है, लैंडलेस पीपल कौन होते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स किनको बोलते हैं, या जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो कौन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये जो कंसेप्ट है हमारे, ये कंसेप्ट हमें स्टोरी के थ्रू इजिली जो है वो क्लियर हो जाती है। सो इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक शेखर, देयर आर लैंड इज barely enough टू मीट देयर नीड्स। तो यहाँ पर जैसे हमने स्मॉल फार्मर शेखर के बारे में पढ़ा, तो हमने वहां देखा कि जो उसके पास लैंड थी केवल 2 हेक्टेयर लैंड थी, और उस 2 हेक्टेयर लैंड से जो वो शेखर था वो क्या कर पा रहा था, वो बहुत मतलब कि बड़ी मुश्किल से ही उसका जो गुजारा जो है वो चल रहा था। मतलब कि वो उसके लिए इनफ नहीं था, एक तरीके से हम कहें कि उतनी लैंड उसके लिए इनफ नहीं थी अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। सो इन इंडिया 80% ऑफ फार्मर बिलोंग टू दिस पीपल। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो इस ग्रुप के अंदर 80% फार्मर्स आते हैं। अच्छा, ये जो है ना 80-20 का परसेंटेज, ये आपको देखिए मिलेगा, ये आपको ना हर जगह पे मिलेगा 80-20 का परसेंटेज। तो क्योंकि हमारे यहाँ पर ना इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, और इनइक्वालिटी सिर्फ यहाँ पर हम यहाँ पर फार्मर्स के बारे में ना देखें, अगर हम और भी किसी भी एरिया में जाएं, जैसे हम अगर इनकम की बात करें तो इनकम भी आप देखोगे कि जो हमारी पूरी जो इंडिया की जो इनकम है उसका ज्यादातर जो 80% हिस्सा है ना, वो केवल 20% रिच, जो रिच पीपल है उनके हाथ में होता है। और जो 80% पॉपुलेशन है, पुअर पॉपुलेशन है, उनके पास केवल 20% इनकम होती है। तो ये 80-20 का ना ज्यादातर ये 80-20 का परसेंटेज बना रहता है हर एक फील्ड के अंदर। ओके, तो यहाँ पर इट मीन्स कि वहां पर इनइक्वालिटी असमानता, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जो इंडिया में जो 80% फार्मर हैं वो इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। किस ग्रुप से? शेखर जैसे जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं। एंड ओनली 20% ऑफ द इंडियाज फार्मर आर लाइक रामालिंगम। So these large farmers cultivated most of the land in the villages. तो ये जो large farmers होते हैं ये ज्यादातर क्या करते हैं? These large farmers cultivate most of the land in the villages. ज्यादातर villages के अंदर ये अपनी जो land है उसको cultivate करते हैं। And large part of their produce is sold in the market. अब वो देखो क्या करते हैं वो अपना जो है रूरल एरिया के अंदर, गांवों के अंदर उनके पास लैंड होती है, उसके ऊपर वो काम करवाते हैं, और उसका जो ज्यादा जो उसकी ज्यादातर प्रोडक्शन आती है, उस प्रोडक्शन को ये जितने भी बिग फार्मर्स होते हैं जैसे रामालिंगम जैसे जो फार्मर्स होते हैं, वो अपनी सारी प्रोडक्शन को, ऑलमोस्ट प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करते हैं। एंड मैनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड अदर बिजनेस। और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने दूसरे बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, जैसे कि शॉप्स, मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग, स्मॉल फैक्ट्रीज। जैसे आपने रामालिंगम के केस में देखा, रामालिंगम के केस में आपने देखा ना कि उसके पास एक राइस मिल भी थी, है ना, उसके पास शॉप्स भी थी जिसके अंदर वो ये पेस्टिसाइड सीड्स वगैरह है उनको सेल करता था। तो इस तरह फैक्ट्रीज उसके पास थी से, और वो साथ ही साथ क्या था, वो ट्रेडर भी था। और इसके साथ साथ वो क्या करता था, मनी को भी किसके रूप में, मनी को भी उधार दिया करता था लोन के रूप में इन छोटे फार्मर्स को। तो आप ये सब आप जो है पीछे जो हमने स्टोरी रीड की है उस सब में आप देख कर आए हो। ओके, सो नाउ वी हैव लुक्ड एट फार्मिंग इन कलपट्टू। तो अब जो है हमने कलपट्टू में होने वाली जो फार्मिंग है उसके बारे में भी हमने रीड किया, पढ़ा। एंड अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग मैनी पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन द कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग एक्सेट्रा। तो आप देखते हो, आपने देखा कि जो रूरल एरियाज हैं उसके अंदर फील्ड के साथ साथ लोग जो हैं वो जो फॉरेस्ट, जो जंगल होते हैं, ठीक है, जो आपके फॉरेस्ट हैं वहां से भी कलेक्शन करते हैं, जंगलों से भी कलेक्शन करके लाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री। आपने देखा कि पशु, जैसे अपने शेखर का देखा था कि शेखर के पास एक काऊ थी जिसके दूध को, मिल्क को वो सेल करके कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा अर्निंग और कर लेता था। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री का काम भी करते हैं, डेयरी प्रोड्यूस भी होते हैं जो मिल्क को अपने पास कुछ पशु पाल कर उनके मिल्क को सेल करते हैं ताकि कुछ अर्निंग हो जाए। अच्छा, कुछ फिशिंग का काम भी करते हैं, मछली भी पालते हैं। ठीक है, जैसे फिशिंग का काम करते हैं, मछली पकड़ के लाए। ठीक है, जो सी कोस्ट के पास जितने भी एरियाज होते हैं, जितने विलेजेस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फिशेस पकड़ के लाते हैं और उनको मार्केट में सेल करके अर्निंग करते हैं और अपना अपना जो है लिविंग चलाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इन सम विलेजेस
Yes. जैसे some villages जैसे सेंट्रल इंडिया, both farming and collection from the forest are important sources of livelihood. जैसे कि आप देखें, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो हमारी जो सेंट्रल इंडिया है, ठीक है, सेंट्रल इंडिया के कुछ विलेजेस में खेती, जो कल्टीवेशन होता है खेती, और जो फॉरेस्ट से जितनी भी प्रोडक्शन है, उपज होती है, वो दोनों ही उनकी क्या होते हैं, उनके लाइवलीहुड का सोर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। फॉरेस्ट और जो उनकी फार्मिंग, दोनों ही उनका मेन इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं लाइवलीहुड का। एंड कलेक्टिंग, जैसे कलेक्टिंग महुआ, वो महुआ को कलेक्ट करते हैं। अच्छा, तेंदू लीव्स, ठीक है, तेंदू लीव्स, हनी टू बी सोल्ड टू द ट्रेडर्स इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द एडिशनल इनकम। जैसे वो महुआ बीनने के लिए बीनना, तेंदू के पत्ते इकट्ठे करना, अतः जो हनी है, जो शहद है, वो निकालना, और फिर उन्हें ट्रेडर्स को सेल करके भी वो क्या करते हैं, वो उनकी एक जो एडिशनल इनकम जो होती है ना, एडिशनल इनकम के रूप में उनकी हेल्प हो जाती है, उनको एडिशनल इनकम हो जाती है। सो सिमिलरली सेलिंग मिल्क to the village cooperative society or taking milk to the nearby town may be main source of livelihood for the some families। और जो कुछ फैमिलीज होती हैं यहाँ पर, इसी तरीके से जो हमारी जो हमारी कोऑपरेटिव क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कि जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनको या उनके पास के जो टाउन है, जो सिटीज है या टाउन है, उनके लोगों को क्या करके, मिल्क को सेल करके भी, दूध को बेचकर भी कई लोग जो हैं वो अपने लाइवलीहुड को चलाते हैं, अपने उसके लिए सोर्स को इकट्ठा करते हैं, अर्निंग करते हैं। तो इन द कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया में देखें तो देखो, कोस्टल एरिया में वी फाइंड फिशिंग विलेजेस। अगर आप कोस्टल एरिया में जाएं तो कोस्टल एरिया सबको पता है कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं। सो कोस्टल एरियाज में अगर हम देखें तो वहां पर पूरे के पूरे विलेज जो होते हैं वो मछली पकड़ने में लगे हुए होते हैं। फिशिंग में के अंदर, मछली के पकड़ने के अंदर वो एंगेज होते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइफ ऑफ द फिशिंग फैमिली बाय रीडिंग अबाउट द अरुणा एंड परिवेलन who live in Padupet, a village close to Kalpattu। तो ये जो फिशिंग का काम है, जो मछली पकड़ने का काम है, ठीक है, हम इसके बारे में ना मतलब बहुत अच्छे से जानने के लिए, इस काम को जानने के लिए अब हम एक और स्टोरी को रीड करते हैं। वो स्टोरी है अरुणा और पारीवेलन की। ठीक है, अब हम अरुणा और पारीवेलन के लाइफ के बारे में रीड करेंगे और मछली पकड़ने वाले एक फैमिली के बारे में थोड़ा और हम यहाँ पर जानेंगे। ओके, सो ये जो फैमिली है, ये जो अरुणा अरुणा और दूसरा परिवेलन, ये जो फैमिली है ना इनकी, ये अभी तक हमने कलपट्टू विलेज के बारे में स्टडी किया है। तो कलपट्टू के पास ही एक पुदुपेट नाम का एक विलेज है। उस विलेज के अंदर कौन सा, पुदुपेट, ठीक है, पुदुपेट नाम के विलेज जो है कलपट्टू के पास ही, उसमें ये रहते हैं। इनकी स्टडी करते हैं कि ये किस तरह का काम करते हैं। देखिए, आप यहाँ पर पिक्चर भी आपको दिखाई गई है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ये कैसे फिशिंग जो है, ये कोस्टल एरिया में ये लोग रहते हैं और यहाँ पर ये फिशिंग का काम कर रहे हैं। बहुत सा मार्केट लगी हुई है, इस मार्केट में बहुत से आपको लोग दिख रहे हैं, लेडीज दिख रही हैं। एक लेडी जो है वो फिश को सेल कर रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से फिशिंग का काम करते हैं, उनको पकड़ के लाते हैं और उनको सेल करके अपनी अर्निंग कमाते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं, और ये देखो ये किस तरीके से जाते हैं। यहाँ पर अपनी एक छोटी सी, उनकी छोटी सी बोट होती है। इस बोट को लेकर वो जाते हैं और वहां पर मछली पकड़ने के लिए, और मछलियां पकड़ कर लाते हैं। और ये जो छोटे देखो, ये जो बोट होती है ना इनकी छोटी सी, इसको बोलते हैं कैटामैरिन। ठीक है, क्या बोलते हैं इस बोट को, इनकी अपनी भी एक छोटी छोटी बोट्स होती है, इनको बोलते हैं कैटामैरिन। ओके, तो यहाँ देखिए, सो अरुणा एंड परिवेला, सो नॉट वेरी फार फ्रॉम कलपट्टू इज द विलेज ऑफ पुदुपट। तो यहाँ पर जो है कलपट्टू से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, ये पास ही में है उसके एक विलेज जिसका नाम है पुदुपट। पीपल हियर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग। यहाँ पर लोग जो है ना फिशिंग के जरिए अपनी जो लिविंग है वो अर्न करते हैं। ओके, सो देयर हाउसेज आर क्लोज टू सी। जो उनके घर हैं वो किसके पास, जो सी है, समुंदर है, उनके पास होते हैं। एंड वन फील्ड रो ऑफ कैटामेराइन्स एंड नेट्स लेइंग अराउंड। देखिए यहाँ पर देखिए, ये हो गए नेट,
सारी, और ये होगी कैटामेरिन। तो ये जो फैमिलीज होती है ना हमारे, ये जो इस तरह की फैमिलीज होती हैं, तो इस फैमिली के अंदर एक तो इनके पास क्या होता है, वहां पर उनके पास ना चारों तरफ एक तो नेट होता है, जाल होता है, ठीक है। ये एक तो सी के पास रहते हैं, वहां पर इनके पास चारों ओर नेट और कैटामेरिन, यानी कि कैटामेरिन का जो ये नहीं ना, जो फिशरमैन होते हैं, इनके इनके खास तरह की इनकी छोटी सी नाव होती है, जो कि इस पिक्चर में भी, ये देखिए इस पिक्चर में भी दिखाई गई है, इस तरह की एक स्पेशल नाव होती है जिसको बोलते हैं कैटामेरिन। ओके, तो ये होती है एट अबाउट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, देर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन द बीच। आप देखोगे कि नियर अबाउट मॉर्निंग के जो मॉर्निंग के 7 o'clock, 7 बजे ना, आपको इस बीच के ऊपर बहुत सी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। दिस इज द टाइम, ये वो समय होता है व्हेन द कैटामरीन्स रिटर्न विद देयर कैच एंड वीमेन गैदर टू बाय एंड सेल फिश। ये वो टाइम होता है जिस टाइम पर ना ये जो फिशरमैन होते हैं, ये अपने कैटामरीन्स को वापस ले रिटर्न, मतलब ये वापस आते हैं क्या करके, फिशेस को पकड़कर, ठीक है, फिशेस को पकड़कर ये अपने कैटामेरेंस के साथ वापस आते हैं। और यहाँ पर जो लेडीज होती हैं, जो उनके घर के वुमेन होती हैं, वो यहाँ पर इकट्ठे मिलकर क्या करती हैं, सेल बाय एंड सेल फिश, मछलियों को खरीदना और बेचने का काम करती हैं। यानी कि जिनकी फैमिली से जो भी कोई मछली पकड़ने जाता है, वो मछली पकड़कर सुबह 7 बजे से पहले पहले यहाँ पर आ जाते हैं। और 7 बजे यहाँ पर क्या होता है, मार्केट लग जाती है, जिसके अंदर इनकी जो लेडीज होती हैं, वो बैठकर उनको सेल करती हैं फिशेस को। तो अब यहाँ पर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, किसको रीड कर रहे हैं, किसकी स्टोरी, अरुणा एंड परिवलन। अब अरुणा, परिवलन क्या है, अरुणा का हस्बैंड है। सो माई हस्बैंड, अब अरुणा कह रही है, अरुणा बता रही है, वही कह रही है कि माई हस्बैंड परिवलन, माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लॉ। यानी कि एक तो हो गया परिवलन जो उसका हस्बैंड है, दूसरा जो अरुणा का ब्रदर है, तीसरा ब्रदर इन लॉ यानी कि जो परिवलन का भाई है, यानी इसका जो देवर है, ठीक है। तो ये 3 लोग हैं इसकी फैमिली में, जेंट्स के उसमें। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रिटर्न लेट टुडे, वो अरुणा कह रही कि आज ना वो तीनों की तीनों लौटने में लेट हो गई। सो आई वॉज वेरी वरीड, मैं बहुत चिंतित थी। एंड दे गो टू सी टुगेदर इन इन आर कैटामेरिन, ठीक है। वो तीनों के तीनों जो हैं इकट्ठे ही कैटामरीन में यानी कि अपनी छोटी सी बोट में कहाँ गए थे, समुद्र में मछली पकड़ने गए थे। एंड दे सेड दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म। तो उन्होंने उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि आज जो है ना, उनको एक ना तूफान ने घेर लिया था, मतलब वो फंस गए थे तूफान के अंदर। तो ये जो थी जो अरुणा थी, वो काफी ना इस चीज से डर गई थी। तो आज वो ना एक तूफान में ना फंस गए थे। किसने बताया, अरुणा बता रही है कि वो गए थे, लेट आए, और मैं बहुत ही उसमें वरीड थी। और मुझे ये पता चला कि वो जो है आज एक स्टॉर्म में, एक तूफान में फंस गई थी। सो आई हैव केप्ट असाइड सम फिश फॉर द फैमिली एंड आई विल ऑक्शन द रेस्ट। अब वो कहते हैं कि जो वो मछली पकड़ कर लाए थे, उसमें से कुछ फिश जो है, कुछ फिश तो मैंने अपनी फैमिली के लिए साइड में उठा के रख दी कि अपनी फैमिली के लिए पकाएंगे। और जो जो रेस्ट रेस्ट थी, तो जो बच गई थी उसको उसने ऑक्शन होता है नीलामी करना। नीलामी में क्या होता है कि रेट लगाए जाते हैं, ठीक है, रेट लगाए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा रेट लगा देता है उसको वो सेल कर दी जाती है। तो कहते हैं जो बची हुई फिश थी उसके मैंने क्या कर दी, ऑक्शन लगाई। द मनी आई गेट फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 शेयर। अब ये जो ऑक्शन से जितनी भी मनी मैं अर्न करती है, जितनी भी मनी मेरे पास आती है आई, उसको मैं क्या करूंगी, उसको मैं 4 शेयर करूंगी, उसके 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी उस इनकम को, उस अर्निंग को जो ऑक्शन से, नीलामी से आएगी। 1 ईच फॉर ईच पर्सन। एक तो क्या होगा, देखो 3 शेयर तो क्या हो गए, क्योंकि वो 3 लोग थे, एक उसका हस्बैंड परिवलन, एक अरुणा का ब्रदर, और दूसरा ब्रदर इन लॉ, तो 3 लोग हो गए। तो 3 पार्ट तो क्या हो गए, तीनों में बढ़ जाएंगे बराबर बराबर 4 पार्ट। लेकिन वो कह रही है कि मैं इस पूरी की पूरी अर्निंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, 4 शेयर बनाऊंगी। तो 3 शेयर तो हो गए, ठीक है, 3 शेयर तो तीनों में बढ़ गए, 1 ईच फॉर ईच पर्सन हु वेंट फिशिंग एंड द फोर्थ वन इज। अब जो फोर्थ शेयर है वो कहाँ जाएगा, एंड फोर्थ वन इज फॉर इक्विपमेंट। एक्चुअली देखो ये जो उनका क्या है, जो उनकी ये कैटामेरेन्स है, जो उनके नेट है,
ठीक है, उसकी मेंटेनेंस चाहिए होती है, रिपेयर बार बार चाहिए होती है, तो उसके मेंटेनेंस के लिए फोर्थ हिस्सा निकाला जाता है ताकि नेट एंड जो कैटमैरिन है उनकी टाइम टू टाइम क्या हो सके, मेंटेनेंस हो सके, उनकी रिपेयर हो सके। तो वही अब अरुणा कहती कि सिंस वी ओन अ कैटामैरिन, वो कहती क्योंकि ये जो कैटामैरिन है वो हमारा ही है, किसका, अरुणा और उसके हस्बैंड का। सो सिंस वी ओन द कैटामैरिन, इंजन एंड नेट्स, ठीक है, तीनों चीजें हमारी ही हैं, इंजन वगैरह जो उसमें लगाना है या नेट्स का है, सो वी गेट दैट शेयर टू। तो इसीलिए जो वो फोर्थ शेयर है, वो फोर्थ शेयर भी हम अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि वो बोट भी हमारी है, इंजन वगैरह जो उसमें लगता है वो भी हम देखते हैं, नट्स जो है वो भी हमारी है, उनकी सबके मेंटेनेंस मेंटेनेंस भी हमने देखनी है, तो इसीलिए जो फोर्थ शेयर जो है वो भी हम अपने पास रख लेते हैं। सो वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक एंड परचेज एन इंजन। अब